कुछ कहानियां लिखी नहीं जाती, बस घटती हैं किसी पुरानी खिड़की से आती हवा की तरह, जिनमें बीते हुए पल की महक होती है। ये कहानी भी वैसी ही है। ये दो दिलों की नहीं, दो आत्माओं की कहानी है, जो न वक्त की कैद में बंधी, न हालातों के समझौते में सिमटी। जहां नायक ने इंतजार को प्रेम का दूसरा नाम माना और नायिका ने चुप रहकर भी सब कह दिया। ये कहानी उन अनकहे जज्बातों की है, जो कभी खतों में नहीं लिखे गए, पर नजरों की भाषा में हमेशा जिंदा रहे। उन वादों की है, जो टूटे नहीं, बल्कि वक्त की आंधियों में और भी गहरे हो गए। ये प्रेम कथा अधूरी नहीं, बस ठहरी हुई है एक ऐसे मोड़ पर जहां उम्मीद अब भी सांस ले रही है। शायद किसी बूंद की तरह जो बरसना चाहती है, मगर धरती से पहले एक नज़र उस आंख को देख लेना चाहती है, जिसमें वह पहली बार चमकी थी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका वेद ज्ञान 02 चैनल में दिल से स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को जरूर दबाएं, ताकि जब भी वीडियो डाले तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। राहुल और कविता की शादी को 7 साल हो चुके थे। शादी के कई वर्षों बाद जब कविता मां बनी, तो घर में एक नई रोशनी की तरह एक प्यारी सी बच्ची आई। दोनों की खुशी का ठिकाना न रहा। घर में लक्ष्मी आई थी। बहुत सोच विचार कर बच्ची का नाम रखा गया अन्वी। अन्वी जितनी सुंदर थी, उतनी ही चंचल और समझदार भी। पढ़ाई में हमेशा अव्वल, संस्कारों में परिपक्व। माँ ने घर के सारे काम उसे सिखा दिए थे। राहुल अक्सर कविता से कहता, तुम इसे इतना क्यों थकाती हो, हमारी इकलौती बेटी है। कविता मुस्करा कर कहती, मैं नहीं चाहती कि कभी मेरी बेटी को किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। वह आत्मनिर्भर बने, यही मेरा सपना है। राहुल फिर भी हंसते हुए कहता, अच्छा ठीक है, जो करना है करो। तुम माँ लोग भी न पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। राहुल का छोटा भाई राजन अक्सर घर आता जाता रहता था। राजन की निगाहें हमेशा राहुल की संपत्ति पर रहती। उसे लगता, भाई की तो सिर्फ एक बेटी है, बेटा नहीं है, इसलिए सब कुछ तो अंत में मेरे बेटे का ही होगा। उसकी पत्नी प्रेमा भी कविता के सामने मीठी मीठी बातें करती, लेकिन पीठ पीछे जहर उगलती थी। कविता सब जानती थी, मगर रिश्तों को निभाने के लिए चुप रहती। इस सबके बीच राहुल और कविता अपनी बेटी अन्वी को जीवन की सच्चाइयां सिखा रहे थे। अन्वी न सिर्फ पढ़ाई में बल्कि कथक और अन्य नृत्यों में भी माहिर होती जा रही थी। उसकी ट्रॉफियों से उसका कमरा चमकता रहता। वक्त बीतता गया। अब अन्वी बड़ी हो रही थी, सुंदर, सुशील और सशक्त। उसके लिए रिश्ते आने लगे, मगर उसका मन किसी और में बसा था। आदित्य बचपन का दोस्त था, जो अन्वी को दिल से चाहता था, मगर उसने ठान लिया था कि जब तक एमबीए करके विदेश में सेटल नहीं हो जाता, तब तक कुछ नहीं कहेगा। उधर अन्वी भी आदित्य को चाहती थी, पर दिल की बात छिपाए रखी। डरती थी कि कहीं दोस्ती भी न टूट जाए। दोनों ने साथ में ग्रेजुएशन की और फिर आदित्य को लंदन में एमबीए के लिए दाखिला मिल गया। वह बिना कुछ कहे चला गया, सोचकर कि लौटकर सीधे अन्वी का हाथ मांगेगा। इधर अन्वी के लिए रिश्ते आने लगे थे। माँ बाप पूछते कि कोई पसंद है तो बता दे, लेकिन अन्वी ने मना कर दिया। उसे लगता था शायद आदित्य का प्यार एक तरफा था। और फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। राहुल और कविता एक लड़का देखने लखनऊ गए। लौटते वक्त उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ। दोनों वहीं दम तोड़ बैठे। पुलिस जब दोनों के पार्थिव शरीर लेकर घर आई, तो पूरा मोहल्ला सन्न था। सबकी आंखों में आंसू थे। इतनी प्यारी बच्ची पर इतनी बड़ी विपदा। अब घर में अन्वी अकेली रह गई थी। राजन और प्रेमा ने दुनिया के आगे अन्वी से सहानुभूति जताई। लोगों को लगा कि अब ये दोनों ही अन्वी के माता पिता बन गए हैं, मगर अंदर की कहानी कुछ और थी। धीरे धीरे प्रेमा उसे ताने देने लगी, पनौती है ये। इसके बाद कविता फिर मां नहीं बन पाई, और अब तो माँ बाप को भी खा गई। राजन भी अब संपत्ति पर दावा करने लगा था। उसने वकील बुला लिया ताकि जान सके कि वसीयत में क्या लिखा है। उधर अन्वी बस अपने माँ पापा की यादों में चुप थी। उसकी आंखें पूछती थीं, क्या यही है अपनों का असली रूप। वसीयत वाले दिन घर में अजीब सी खामोशी थी।
राजन की निगाहें वकील की फाइल पर टिकी थीं, मानो जैसे उसी पल वह सब कुछ हड़प लेना चाहता हो। वकील ने फाइल खोली, चश्मा ठीक किया और पढ़ना शुरू किया। मैं, राहुल वर्मा, पुत्र स्वर्गीय श्री हरिनारायण वर्मा, ये वसीयत कर रहा हूँ कि मेरी समस्त चल अचल संपत्ति मेरी पुत्री अन्वी के नाम की जाती है। जब तक वह बालिग न हो, उसकी देखरेख का जिम्मा मेरी पत्नी कविता को रहेगा, और यदि हम दोनों नहीं रहे तो अन्वी के नाम की संपत्ति उसके 25वें जन्मदिन तक एक विश्वसनीय ट्रस्ट के संरक्षण में रहेगी। राजन के चेहरे की रंगत उड़ गई। वह सोच भी नहीं सकता था कि राहुल इतने दूरदर्शी होंगे। वकील ने अंतिम पंक्ति पढ़ी। मैं अपने छोटे भाई राजन और उसकी पत्नी प्रेमा से निवेदन करता हूं कि वे मेरी पुत्री के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा अपने बच्चों के साथ करते हैं, क्योंकि असल वंश उन्हीं का होता है जो संस्कारों को आगे बढ़ाएं। अन्वी के दिल में कुछ टूटने के साथ कुछ बनता भी जा रहा था। ये जानकर कि पापा ने उसके लिए इतना कुछ सोचा था, वह फूट फूट कर रो पड़ी। वहीं दूसरी ओर राजन और प्रेमा की आंखों में जलन और डर दोनों था। अब कहानी ने एक नया मोड़ लिया। नए नियम, नई जंजीरें। अब प्रेमा ने घर का रुख और भी बदल दिया। वो अब अन्वी से नौकरों जैसा व्यवहार करने लगी। अब तो पढ़ाई की भी जरूरत नहीं, संपत्ति तो है ही तेरे नाम, तानों का सिलसिला शुरू हो गया। राजन ने ट्रस्ट के विरुद्ध केस करने की कोशिश की, लेकिन सब दस्तावेज साफ थे। अन्वी अब दिन भर घर के काम करती, रात को माँ पापा की तस्वीरों से बातें, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन वह चुपचाप स्कूल की पुरानी डायरी निकालती है, जहाँ एक नाम लिखा होता है, आदित्य। क्या वो अब भी याद करता होगा मुझे? लंदन के अंधेरे में एक चिट्ठी की रोशनी। उधर लंदन में आदित्य अपने कमरे में बैठा उसी डायरी को देख रहा था जिसमें अन्वी की तस्वीर लगी थी। उसने सोचा था सब कुछ सेट हो जाएगा, तब जाएगा वापस। लेकिन जब भारत से खबर मिली कि राहुल अंकल और कविता आंटी अब नहीं रहे, तो उसके पांव तले जमीन खिसक गई। अन्वी अकेली। वो तुरंत टिकट बुक कराता है भारत लौटने के लिए। पलटती दुनिया का पहला कदम। भारत लौटने के बाद आदित्य सीधे अन्वी के घर नहीं गया। वो चुपचाप स्कूल के प्रिंसिपल से मिला जहां अन्वी पढ़ती थी। फिर ट्रस्ट के ऑफिस जाकर राहुल की वसीयत पढ़ी। उसे समझ आ गया कि ये सिर्फ अन्वी की संपत्ति की लड़ाई नहीं है, ये एक आत्मा की पुनर्जन्म की लड़ाई है। इधर अन्वी भी अब बदल रही थी। उसने पास की एक डांस अकादमी में पार्ट टाइम सिखाना शुरू किया। वही कथक जिसने उसे सम्मान दिलाया था, अब उसकी रोटी बन गया था। ट्रस्ट के एक सदस्य ने उससे कहा, तुम जब चाहो अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हो, जरूरत हो तो बताना। रिश्तों की आग में ठंडी राख। प्रेमा को अब डर था कि अन्वी बाहर के लोगों से जुड़ने लगी है। राजन ने कुछ पुरानी जमीनों की फाइलें निकालनी शुरू कर दी थी, जिन्हें वह अन्वी के नाम से बेच देना चाहता था। लेकिन उसे नहीं पता था कि अब अन्वी चुप रहने वाली नहीं थी। और ठीक उसी शाम, जब बिजली कड़क रही थी, अन्वी की जिंदगी में दरवाजा खुला। बारिश में भीगा हुआ आदित्य उसके सामने खड़ा था। तुमसे बहुत कुछ कहना है अन्वी, लेकिन पहले ये जान लो, मैं अब हमेशा के लिए यही हूँ, तुम्हारे साथ। दरवाजे पर खड़ा आदित्य कुछ पल यूं ही अन्वी को देखता रहा। दोनों की आंखों में बरसों की चुप्पी थी, और उस चुप्पी में भी बहुत कुछ कहा जा चुका था। तुम यकीन नहीं करोगी, लेकिन मैं रोज तुम्हारे बारे में सोचता था, आदित्य ने धीमे स्वर में कहा, और जब सुना कि अंकल आंटी नहीं रहे, मुझसे रुका नहीं गया। अन्वी की आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। अब वो मासूम लड़की नहीं रही थी जो हर आंसू बहा दे। अब उसके आंसू सोच समझकर निकलते थे। तुम्हें नहीं पता आदित्य, क्या क्या बदल गया है। एक साथ, लेकिन फासले अभी बाकी थे। आदित्य अन्वी की मदद करना चाहता था, लेकिन अन्वी खुद के लिए खड़ी होना चाहती थी। उसने साफ कहा, अगर मैं आज तुम्हारा सहारा ले लूंगी, तो कल खुद पर यकीन करना भूल जाऊंगी। साथ चाहिए, लेकिन सहारा नहीं। आदित्य मुस्कुराया, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब अन्वी दिन में डांस सिखाती, शाम को शहर की एक लाइब्रेरी में पढ़ती, और रात को ट्रस्ट की वसीयत और कानून की किताबें पढ़ती, ताकि कोई राजन उसकी संपत्ति के साथ खिलवाड़ न कर सके।
छल की नई चाल। राजन, जो अब तक कानूनी फंदों में फंस चुका था, एक नई चाल चलता है। वह गांव की पंचायत को उकसाकर एक बैठक बुलवाता है, जहां वह अन्वी के चरित्र और अधिकार पर सवाल खड़े करता है। बिना माँ बाप की लड़की जवान होती जा रही है, रिश्तेदार भी जवाबदेह नहीं, ये संपत्ति पर अकेली बैठी है, कौन देखेगा इसे। गांव में कानाफूसी शुरू हो जाती है। अन्वी को जब ये पता चलता है, वह सीधी पंचायत में जाती है। सिर पर दुपट्टा, हाथ में माँ बाप की तस्वीर और आंखों में आंसू नहीं, आग थी। मुझे पता है, आप सब आज मेरी माँ की नहीं, मेरी संपत्ति की चिंता कर रहे हैं, पर एक बात साफ सुन लीजिए, मेरे माँ बाप ने मुझे केवल जीवन नहीं, आत्मा भी दी है। और वो आत्मा अब डरती नहीं। सब चुप हो जाते हैं। कुछ महिलाएं पहली बार उसकी ओर सम्मान से देखती हैं। आदित्य का प्रस्ताव। उसी शाम आदित्य अन्वी को एक पुरानी जगह ले जाता है, जहां उन्होंने साथ में एक छोटा पेड़ लगाया था। अब वो पेड़ बड़ा हो गया था, ठीक अन्वी की तरह। अन्वी, मैं जानता हूँ कि ये समय प्रस्ताव का नहीं है, लेकिन मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ साथ देना चाहता हूँ। तुमसे शादी नहीं करनी, तुम्हारे साथ जिंदगी बांटनी है, बिना किसी शर्त के। अन्वी ने कुछ नहीं कहा, बस उस पेड़ की ओर देखा और धीरे से कहा, अगर ये साथ अगले तूफान तक बचा रहा, तब मैं खुद जवाब दूंगी। साजिशें और छायाएं। प्रेमा अब बेचैन थी। उसने देखा कि अन्वी अब लोगों की नज़रों में आदर पा रही है। वो डरने लगी थी कि कहीं वह सचमुच परिवार की सारी इज्जत भी ले जाए। एक रात राजन और प्रेमा चोरी से वसीयत की फोटोकॉपी निकालते हैं। अगर अन्वी किसी स्कैंडल में फंस जाए, राजन कहता है, तब हम ट्रस्ट को ये दिखा सकेंगे कि वो मानसिक रूप से अस्थिर है। अन्वी का जवाब, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अब अन्वी अकेली नहीं है। आदित्य ने एक वकील मित्र के माध्यम से ट्रस्ट को पहले ही जानकारी दे दी थी कि किसी भी तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव या शारीरिक हिंसा अन्वी पर हुआ तो सीधे केस दर्ज होगा। अब खेल खुला था। अब संघर्ष ज्यादा सीधा और खतरनाक हो चुका था। बरसात की रात थी। हवाओं में अजीब सी बेचैनी थी। अन्वी को एक अंधेरे कोने में खड़ा देखकर लग रहा था मानो कुछ तूफानी घटने वाला है। उसने आदित्य को एक चिट्ठी सौंपी, अगर आज की रात मैं सही सलामत लौटी तो कल मैं तुम्हारे सामने खड़ी होंगी अपने सारे जख्मों और सारे उत्तरों के साथ, और अगर नहीं लौटी तो बस ये जानना कि मैं डरी नहीं थी, बस टूट गई थी। अंतिम साजिश। राजन और प्रेमा ने अन्वी को बदनाम करने के लिए एक नकली प्रेम प्रसंग और मानसिक अस्थिरता का ड्रामा रचाया। एक मनोवैज्ञानिक को पैसे देकर झूठा रिपोर्ट तैयार करवाया। अन्वी भावनात्मक रूप से अस्थिर है, संपत्ति उसके हाथों में सुरक्षित नहीं। राजन ने ट्रस्ट पर कानूनी कार्रवाई की मांग की, लेकिन ताश के पत्तों का गिरना। दूसरे दिन कोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन वहां ट्रस्ट के साथ साथ आदित्य और अन्वी के स्कूल की प्रिंसिपल, अन्वी की कथक संस्था की संचालिका और लाइब्रेरी की वरिष्ठ महिला भी मौजूद थीं। आदित्य ने कोर्ट में सबूत रखा, वीडियो क्लिप्स जहां प्रेमा अन्वी को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही थी, मनोवैज्ञानिक के साथ राजन की बातचीत की रिकॉर्डिंग, और अन्वी के खुद के हस्ताक्षरित डॉक्यूमेंट, जहां उसने ट्रस्ट से कहा था कि जब तक वो पूरी तरह आत्मनिर्भर न हो वह संपत्ति नहीं चाहेगी। जज ने जब ये सब देखा तो फैसला सुनाया, अन्वी न सिर्फ मानसिक रूप से सक्षम है, बल्कि आत्मबल और समझदारी का उदाहरण है। ट्रस्ट उसके संरक्षण में ही रहेगा और राजन प्रेमा पर धोखाधड़ी और मानसिक प्रताड़ना का मुकदमा चलेगा। राजन और प्रेमा की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि खौफ और शर्म थी। नई सुबह। कई महीने बीते। अन्वी अब अपने नृत्य विद्यालय की मालिक थी। बच्चों को सिखाती, बुजुर्गों के बीच सेवा करती और शाम को गांव की लड़कियों को आत्मरक्षा सिखाती। उसकी संपत्ति अब उसके नाम थी, लेकिन वो अब सिर्फ नाम भर की चीज नहीं रही, वो उसे समाज के उत्थान में लगा रही थी। एक दिन आदित्य गांव के उसी पुराने पेड़ के नीचे बैठा था। अन्वी वहां आई, सफेद साड़ी में, माथे पर लाल बिंदी, आंखों में सच्चाई की चमक और हाथों में एक लाल गुलाब। अब लौट आई हूँ आदित्य, पूरे होने के लिए, आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, और मैं कभी गया ही नहीं था अन्वी, बस इंतजार में खड़ा था।
आखिरी दृश्य। गांव में एक छोटी सी शादी हुई, बिना तामझाम के लेकिन संस्कारों से भरी हुई। बूढ़े पीपल के नीचे अन्वी और आदित्य ने एक दूसरे की आंखों में देखकर 7 फेरे लिए। वहीं पर राहुल और कविता की तस्वीरें भी रखी थीं। शादी के बाद अन्वी ने अपनी पहली क्लास में बच्चियों से कहा, बेटियां पनौती नहीं होती, वो तो उस धरती का व्रत होती हैं जो जनती हैं, संवारती हैं और समय आने पर खुद ही लोहा बन जाती हैं। समाप्ति नहीं, एक नई शुरुआत। तारों से भरी वो रात अब सिर्फ अंधेरे की कहानी नहीं थी, वो उजाले की तरफ बढ़ती एक लड़की की कहानी थी जो टूटी, लड़ी, फिर खुद को जोड़कर एक नई मिसाल बन गई। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।